जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप हमारे करंट अफेयर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला टॉपिक है आपका, हाल ही में आरसीएफ को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा से सम्मानित किया गया है। नवरत्न कंपनियां एक्चुअली भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियों का एक समूह है जिनके पास केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। और ये दर्जा हासिल करने से पहले आरसीएफ ने सार्वजनिक उद्यम विभाग से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त ऑलरेडी कर चुका था। ये जान ले कि आरसीएफ जो है, आरसीएफ भारत में सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक कंपनी है और ये एक ऐसी फर्म को संदर्भित करती है जिसमें भारत सरकार द्वारा उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए आर्थिक स्वायत्तता और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, नवरत्न कंपनियां बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की श्रेणी में आते हैं और उनका मूल्यांकन विशिष्ट परिचालन और वित्तीय मानदंडों के आधार पर किया जाता है। बात कर ले कि 2 सितंबर 2023 को आरसीएफ को यह नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। नवरत्न कंपनियां भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के स्तंभ के रूप में पहचानी जाती है और इन कंपनियों के पास ऑलरेडी पर्याप्त वित्तीय स्वतंत्रता होती है कि एक विशिष्ट सीमा के तक परियोजनाओं के लिए निवेश करने की अनुमति उनको मिल जाती है। बात करें आरसीएफ के बारे में तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के बाद 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में सरकार के स्वामित्व वाला ये उद्यम है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका प्राथमिक संचालन क्या है तो रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन है, जो इस मामले में चौथे नंबर पे आता है। सरकारी मंत्रालय की बात करें तो यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके पोर्टफोलियो में यूरिया और जटिल उर्वरक और औद्योगिक रसायन शामिल होते हैं और हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि ये इस मामले में, इसके उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। रैंकिंग की बात करें तो भारत में सरकारी स्वामित्व वाले उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्तमान में इनके प्रबंध निदेशक है एस.सी. मुदगेरीकर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम पूछा सकता है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अगला टॉपिक है आपका 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एक स्कूल है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का और उस स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इस स्कूल को 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नेहरू रनिंग शील्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया है। बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल ने 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद के विजेताओं को पुरस्कृत किया और नई दिल्ली में 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 के विजेताओं को पुरस्कार दिया, जिसमें नेहरू रनिंग शील्ड जो है छिंदवाड़ा के केंद्रीय विद्यालय को दिया गया है। अगला टॉपिक है आपका मिसेस इंडिया सी इज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा माधुरी पटले। सी इज इंडिया द्वारा माधुरी पटले को मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है। मिसेस इंडिया सी इज इंडिया 2023 का 8वां संस्करण जुल्फेन द्वारा सह संचालित था और 27 से 30 अगस्त 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहीं पर उन्हें सी इज इंडिया 2023 का खिताब दिया गया। आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? यह एक आपदा अस्पताल है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है। तो जो भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है ये आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसे भारत ने बनाया है। भारत द्वारा विकसित है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है और 72 क्यूब्स में पैक किया जा सकता है। आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट में ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर और बहुत कुछ शामिल है। क्यूब्स को 100 जीवित बचे लोगों को 48 घंटों तक सहारा देने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हें एक साथ जोड़कर 200 बचे लोगों को समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह उत्पाद पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीष्म परियोजना की घोषणा का परिणाम है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था।
तो इस प्रकार आरोग्य मैत्री क्यूब जो है क्या है, ये पोर्टेबल अस्पताल है जिसे भारत द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया। इसरो ने अगस्त में चंद्रयान 3 और सितंबर में आदित्य मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद अक्टूबर में बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। ठीक है, इसरो के सूत्रों के अनुसार गगनयान की पहली उड़ान की तिथि अभी डिक्लेयर तो नहीं हुई है, लेकिन यह अगले महीने लॉन्च कर दिया जाएगा। गगनयान को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में भेजा जाना है जो धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा और इसके तहत पहले चरण में खाली यान को भेजा जाएगा। अगर यह सफल रहा तो फिर दूसरा उड़ान जल्द ही 3 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके दूसरे चरण में गगनयान में रोबोट भेजे जाएंगे। दूसरी उड़ान जो है 2024 की, इसके तहत पहले चरण में एक खाली यान को भेजा जाएगा। अक्टूबर में उड़ने वाला गगनयान 3 दिनों तक अंतरिक्ष का चक्कर लगाएगा। ठीक है, और इसके दूसरे चरण में जो है गगनयान में रोबोट भेजे जाएंगे और दूसरी उड़ान 2024 की शुरुआत में होगी। लेकिन गगनयान की पहली उड़ान की सफलता पर यह निर्भर करेगा कि दूसरी उड़ान इसको भेजा जाना है और उसके बाद तीसरी उड़ान भी इसी तरह से साइमल्टेनियसली आगे प्रस्तावित रहेगा। ठीक है, तो तीसरी उड़ान जो है, अब तीसरी उड़ान अप्रैल 2024 तक प्रस्तावित है और उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भी सवार होंगे। वैसे 3 अंतरिक्ष यात्री जिनको इस मामले में प्रशिक्षण दिया जा चुका है रूस के द्वारा। चूंकि सूर्य के रहस्यों के बारे में जानने के लिए भारत द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया जा रहा है, तो सूर्य के रहस्यों को खोजने से संबंधित और तथ्यों को जान लेते हैं कि दुनिया के और भी कई सारे देश हैं और भी कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो सूर्य के अध्ययन के लिए ऑलरेडी पहले से सालों से ऑपरेशन चला रहे हैं। ठीक है, इस संदर्भ में अगर हम बात करें अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बारे में, तो नासा बहुत पहले से इस मामले में प्रयास करता रहा है। ठीक है, नासा ने अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब प्रक्षेपित किया था। इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन पिछले वीडियो में बताया है। दिसंबर 2021 में पार्कर ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से कोरोना से उड़ान भरी थी और वहां कणों व चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी लेने की कोशिश भी की थी और यह पहली बार था कि किसी यान ने सूर्य से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया था। तो पार्कर सोलर प्रोब बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च था नासा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। फिर नासा ने आगे चलकर फरवरी 2022 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ हाथ मिलाया और डेटा एकत्र करने के लिए सोलर ऑर्बिटर का प्रक्षेपण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूर्य ने पूरे सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे निर्मित और नियंत्रित किया। नासा की ओर से अगला सक्रिय मिशन था नासा की ओर से अन्य सक्रिय मिशन अगस्त 1997 में रहा, फिर अक्टूबर 2006 में रहा, उसके बाद फरवरी 2010 में रहा और जून 2013 में भी रहा, जिसमें जून 2013 में प्रक्षेपित इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल था। तो ये कुछ नासा के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए चलाए गए अभियान थे। बात कर लेते हैं जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बारे में। तो जापान ने 1981 में सूर्य से संबंधित पहला कोई उपग्रह भेजा था। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने 1981 में अपना पहला सौर प्रक्षेपण किया और हिनोटोरी प्रक्षेपित किया। इसके लिए इसका उद्देश्य सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना था। यूरोप ने भी यूलिसिस का प्रक्षेपण किया था सूर्य के रहस्य को खोजने के लिए। अक्टूबर 1990 में ESA ने सूर्य के ध्रुवों के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए यूलिसिस का प्रक्षेपण किया, जिससे सूर्य के आसपास के अंतरिक्ष पर पड़ने वाले परिवर्तनशील प्रभाव की जानकारी भी मिले। विभिन्न सौर मिशन के अलावा यूरोपीय ESA ने अक्टूबर 2001 में प्रोजेक्ट कार ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी 2 प्रक्षेपित किया था। चीन ने भी SSOS को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए। एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी को नेशनल स्पेस साइंस सेंटर चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन को सौर चुंबकीय क्षेत्र, सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इंजेक्शन के बीच संबंधों की जानकारी हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया। तो आप देख सकते हैं कि चीन के द्वारा, जापान के द्वारा, नासा के द्वारा, यूरोपीय एजेंसी के द्वारा इन विभिन्न देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सूर्य के रहस्य को खोजने के लिए अपने अपने अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा अभियान चलाया गया है। आपका अगला टॉपिक है जलवायु से संबंधित एक रिपोर्ट आई है, मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे जारी किया है। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत की 1/3 आबादी संकट में होगी अगर हम जल से संबंधित कोई योजना, कोई कारगर योजना न लाते हैं तो, और जलवायु के प्रति कोई योजना अगर नहीं सरकार द्वारा जारी की जाती है तो 2080 तक काफी हद तक भूजल स्तर में गिरावट हमें देखने को मिलेगा। जलवायु के गर्म होने के कारण आने वाले दशकों में भारत में भूजल की कमी की दर जो है
3 गुना हो जाएगी। ये बहुत ही डरा देने वाला खबर है कि 2080 तक भारत में भूजल की कमी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के अलग अलग परिदृश्यों का अध्ययन किया और इस रिपोर्ट में ऐसा पाया कि आने वाले दशकों में भारत में भूजल की कमी की दर 3 गुना हो जाएगी, जिसके कारण 1/3 आबादी की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 2041 से 2080 तक भूजल स्तर में गिरावट का अनुमान वर्तमान कमी दर का औसतन 3.26 गुना है। अभी जो औसतन जो गिरावट देखी जा रही है उस समय तक अभी के समय से 3.26 गुना ज्यादा हो जाएगा। और चूंकि देश की 60% से अधिक आबादी कृषि सिंचाई भूजल पर ही निर्भर है और कुछ हिस्से में पहले से ही गंभीर भूजल की समस्या देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। और शोधकर्ताओं ने पाया कि तापमान वृद्धि के साथ साथ वर्षा में भी गिरावट आने के कारण भूजल तेजी से गिर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूजल की खेती में भूजल की कमी से खेतों की सिंचाई का संकट हो सकता है और इस वजह से उत्पादन पर भी गहरा असर पड़ेगा और उसके बाद आर्थिक गतिविधियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। सभी जानते हैं कि भारत चावल और गेहूं सहित सामान्य अनाज का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में बेसिकली भूजल स्तर के बारे में है, जो कि बताया गया कि 2080 तक भारत में भूजल का स्तर जो है 3.26 गुना ज्यादा गिर सकता है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जिनसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं और आगामी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।